हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये विजन आईएएस की जनवरी मंथ की मैगजीन है इकोनॉमिक्स वाली। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज एनपीए। इसके पहले वाले सभी आर्टिकल्स हम लोगों ने पिछली क्लासेस में लगभग कवर कर लिए थे। ठीक है, आज मैं एनपीए से शुरुआत करूँगा और इकोनॉमिक्स के जो भी बड़े वाले आर्टिकल्स हैं उसको सभी को मैं आज कंप्लीट करा दूँगा। सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इस वाले टाइटल से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं उनका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसकी अनुपात जो है 2022-23 में कम होकर के 3.9% हो गई है। ये रिपोर्ट रही है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट कौन जारी किया? तो आरबीआई ने जारी किया। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि जो भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो अनुपात है वो कम होकर के 3.9% हो चुका है। ठीक है, तो बात यहाँ किस चीज़ की हो रही है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट की हो रही है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकते हैं और साथ साथ जो है आपके ये मेंस में भी सवाल बन सकते हैं। तो एनपीए क्या होता है पहले उसके बारे में समझते हैं। एनपीए क्यों होता है इसके बारे में कारण समझेंगे, फिर इसके बाद उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, उसके कितने वर्गीकरण हो सकते हैं, फिर इसके बाद जो है उसके लिए आगे की राह क्या हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सवाल बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो एनपीए को पहले समझते हैं। एनपीए ऐसा ऋण होता है या फिर एडवांस होता है जिसका मूलधन पे या उस पे देय पे जो भुगतान का ब्याज होगा उसमें डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे कि या तय अवधि में बकाया रह जाता है। जैसे साधारण भाषा हम समझ ले तो अगर मान लो कि बैंकों ने कोई ऋण दिया, उस पर ब्याज का भुगतान नहीं मिला या फिर मूलधन जो मूलधन है वो भी नहीं चुकाया गया है, तो उस ऋण को क्या बोलेंगे? एनपीए बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलेंगे। ठीक है, अभी इसी बात है कि ऋण का जो मूलधन या ब्याज की जो बकाया अवधि होती है यानी कितने टाइम पीरियड से बकाया है उसी के आधार पे जो है एनपीए को अलग अलग श्रेणी में हम लोग जो है उसको वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि अगर कोई ऋण बकाया तब माना जाता है जब उसके मूलधन या भुगतान के ब्याज के भुगतान में देरी होती है या भुगतान होता नहीं है। ठीक, तो अगर मान लो कोई भी कर्ज है उस पर ब्याज और मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक बकाया है तो वो फिर एनपीए में बदल जाता है। ठीक, और जितने सारे एनपीएस होंगे उनका अगर जोड़ दिया जाए तो सबको क्या होगा? वो ग्रॉस एनपीए हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। अभी हम एनपीए का वर्गीकरण देख लेते हैं थोड़ा सा पहले। तो इसमें एनपीए का वर्गीकरण में 3 वर्गीकरण इसका होता है। पहला होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, यानी ऐसे जो एसेट होते हैं जो 12 महीने से या उसकी कम अवधि के लिए एनपीए बने रहते हैं। फिर डाउटफुल एसेट आता है। ऐसे एसेट जो है 12 महीने से अधिक समय तक जो है सब स्टैंडर्ड की श्रेणी में बने रहते हैं। और लॉस एसेट ऐसे होता है, ऐसी एसेट होती है, ऐसी परिसंपत्ति होती है जिससे बैंक क्या करता है, पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं करता लेकिन उसे हानि के खाते में दर्ज जरूर कर लेता है। लॉस एसेट उसको बोलते हैं। ठीक है, जब उसका ऑडिट होगा बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा, यानी जो भी बाहरी जो लेखा ऑडिटर्स होंगे वो क्या करते हैं, ऐसे एसेट को लॉस मान करके, यानी उसको मतलब अब हानि हो चुकी है उस वैसा मान करके उसको जो है वो लोग ऑडिट करते हैं। ठीक है, 3 प्रकार का उसका वर्गीकरण इसी के आधार पे होता है। ठीक, तो हम लोगों ने एसेट को जान लिया, इसको एनपीए को जान लिया। अब एनपीए का कारण क्या होता है? एनपीए का कारण ये होता है कि ऋण देने की दोषपूर्ण प्रक्रिया जो होती है। अब ये सवाल कहाँ बनेगा? ये अब तो एनपीए जो देखो, एनपीए क्या है, रिपोर्ट क्या है, ये प्रीलिम्स का चीज़ था। एनपीए का वर्गीकरण भी प्रीलिम्स का चीज़ था। ठीक है, अब इसके बाद प्रीलिम्स का इसमें एक भी कंटेंट नहीं है। ठीक, अब आता है क्या? एनपीए के कारण। ये सवाल पूछ सकता है मेंस में कि जो एनपीए के प्रमुख कारण को बताते हुए उसके भारत के समक्ष ग्रॉस जो एनपीए की बढ़ती समस्याओं के सुलझाने के लिए कुछ उपाय लिखिए, या फिर उसका ग्रॉस नेशनल एनपीए के कारण बताइए, या फिर उसके जो है कि प्रमुख उपायों को बताइए, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ऐसे तमाम जो है इसकी कैटेगरीज है एनपीए पे सवाल बनने की। ठीक है, तो एनपीए का सबसे बड़ी कारण पूछ सकता है ना। तो पहला कारण क्या है कि जो कर्ज देने की प्रक्रिया है वही दोषपूर्ण है। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति संस्था अगर हो, उसकी क्षमता नहीं हो कर्ज चुकाने की, अगर उसको भी ऋण मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि लॉस होगा। इसके बाद जो है वित्तीय संस्थानों में आपस में सहयोग की कमी है, या इसीलिए जो कर्जदार होते हैं वो एक से अधिक बैंकों में क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं और फिर डिफ़ॉल्ट भी कर देते हैं। विलफुल डिफ़ॉल्टर ऐसे होते हैं जो कि उसके पास साधन है
वो उसके पास साधन है कर्ज चुकाने के लिए, उसके पास धन भी है, लेकिन वो जानबूझ करके वो क्या करते हैं कि वो चुकाते नहीं है धन और ऋण के पुनर्भुगतान में डिफ़ॉल्ट करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल सिकनेस होता है, यानी कि कंपनी का अगर मैनेजमेंट सही से नहीं होगा, संसाधनों की कमी होगी, टेक्नोलॉजी में कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, सरकारी पॉलिसीज़ जो बदलती सरकारी पॉलिसीज होती हैं क्या करती हैं, ये भी इंडस्ट्रियल सिकनेस का कारण बनती हैं। ऐसे में जो उद्योग होते हैं वो ऋण का जो है ऋण लेते तो हैं पर उसका जो है वापसी उतने कर पाने में उसकी जो क्या होती है हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, विनियामकी मुद्दे भी हैं, जैसे कई सारे जो है रेगुलेटिंग मैटर भी होते हैं, जैसे कई सारे होते हैं कि आरबीआई का जो दिशा निर्देश होता है उसका बैंक उल्लंघन करते हैं और जो भी विनियामक दिशा निर्देश होता है उसका पालन नहीं करते हैं, तो धोखाधड़ी बढ़ती है, एनपीए में भी वृद्धि होती है। और बैंकर और ऋणी द्वारा धोखाधड़ी करना, कई बार क्या होते हैं कि जो बैंकर होते हैं और ऋणी जो होते हैं कर्ज लेते हैं उनके बीच में क्या होता है कि साठगांठ होती है, कुछ पैसे लेन देन भ्रष्टाचार वगैरह का सिस्टम होता है और इसे कारण भी जो है कई बार क्या होता है कि धोखाधड़ी सामने आती है, जैसे कि आपका नीरव मोदी वाला केस था। ठीक है, अभी एनपीए के प्रभाव क्या पड़ते हैं, सबसे बड़ी बात है कि एनपीए के प्रभाव क्या पड़ेंगे, ये भी तो सवाल बन सकता है कि इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं। तो इफेक्ट को समझने से पहले जो है वो आप समझो कि हाँ वो इसी को पहले समझते हैं इफेक्ट क्या होता है। तो आर्थिक समृद्धि पे प्रभाव पड़ सकता है। एनपीए में वृद्धि की वजह से क्या होता है, बैंक किसी अन्य जो गतिविधि के लिए ऋण दे नहीं पाता है, जो भी, और वो गतिविधि कौन सी हो सकती है, उत्पादक गतिविधि भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि रोजगार के अवसरों में कमी आएगी और फिर जब रोजगार के अवसरों में कमी आएगी तो फिर महंगाई भी बढ़ सकती है, क्योंकि अवैध धन भी तो एक बायलैटरल जाएगा ना उसमें। और उसके बाद क्या होगा कि फिर आपका जो है ये मुद्रास्फीति जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अधिक ब्याज दर भी होता है, जैसे क्या करता है कि अगर मान लो एनपीए बढ़ेगा तो बैंक कहाँ से भरपाई करेगा, ब्याज दर बढ़ा देगा। ठीक है, तो ब्याज दरों में वृद्धि होती है, तो इसीलिए क्या होता है कि व्यक्तियों कंपनियों को उधार लेना भी महंगा हो जाता है बैंकों से। बैंकों पर जनता का भरोसा भी कम होता है, जिससे बैंकों की प्रतिष्ठा, उसका संचालन, उसका व्यवसाय, वित्तीय स्थिरता, ये सभी प्रभावित होते हैं। अभी कई सारे लंबित मामले भी होते हैं, जैसे कि अदालतों की व्यवस्था ऐसी है कि ऋण वसूली की समस्या के अधिक दक्ष है नहीं। पूंजी पर्याप्तता संबंधी मुद्दे भी होते हैं, एनपीओ का पूंजी आधार कम हो जाता है। ये मुद्दे जो हैं ये क्या है, मेंस के हैं। ठीक, ये अच्छा। अब इसके बाद क्या होता है कि आप समझो कि दो तीन बातें और भी होती हैं कि हमें आगे की राह क्या करनी चाहिए। तो उसके बाद समझो कि अगर आगे की राह समझने से पहले भारत सरकार ने इसके लिए उपाय क्या किए हैं एनपीए को कम करने के लिए। तो उपाय ये किए हैं कि सरफेसी एक्ट आया 2002 में, यह क्या करता है कि जो भी सिक्योर्ड जो ऋणदाता है उनको उसको मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट होने पे जो ऋणी द्वारा क्या करता है, जमानत के रूप में जो संपत्ति रखी जाती है उसको क्या करता है, जब्त कब्जा कर लेता है। ठीक है, ये बातें होती हैं सरफेसी एक्ट में। ऋण वसूली अधिकरण बनाया गया 1993 में। कानून के तहत शीघ्र न्याय के लिए ऋण वसूली का ट्रिब्यूनल की स्थापना की, इसमें प्रावधान किया गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें जो भी कॉर्पोरेट व्यक्ति हैं, जो भी फॉर्म्स हैं, व्यक्ति हैं, उनके ऋण पुनर्गठन और दिवाला को लिए समय क्या है, समय सीमा 180 दिनों के भीतर समाधान करना है और अवधि को 90 दिन के लिए और बढ़ा करके हमको किसी भी तरह से उसके जो भी दिवालियापन या जो उसके एसेट्स हैं, जो भुगतान नहीं हो पाया ऋण का, उसको हम लोग किसी तरह से रिकवरी करना होता है इसमें। ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसका लक्ष्य यही है कि बैंकों का जो एनपीए है उसका कम करना, वित्तीय जो प्रणाली है हमारी उसको स्थिरता प्रोवाइड करना और दक्षता में सुधार करना। इसी के लिए जो है कंपनी एक्ट के तहत इसको बनाया गया है। और इसकी जो शेयरधारिता किसके पास है, पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है। इंद्रधनुष योजना इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसको। इंद्रधनुष वाला ये वो कंफ्यूज मत होना, टीकाकरण वाला। इंद्रधनुष योजना है, इसका उद्देश्य ये कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उसमें सुधार करना है और उनका जो है पुनर्पूंजीकरण करना है, रिकैपिटलाइज करना है उनको। ठीक है, तो ये सरकार ने कुछ उपाय किए हैं। लेकिन अभी हमें आगे की राह में क्या लिखने पड़ेंगे, अगर आपको सवाल आ गया तो एनपीए से निपटने के उपाय क्या है, सवाल तो ये आप बनाओगे ना, लिखोगे ना कुछ भी तो एनपीए से निपटने के लिए। तो एनपीए से निपटने के लिए सबसे पहले हमें आना है सरकारी समर्थन, जिसमें एक जो है 4R की रणनीति अपनानी चाहिए। जैसे आप इसको कैसे लिख सकते हो आगे की राह में, देखो जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे 4R की रणनीति। अब इस 4R की रणनीति में ही जो है आप आगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको और ऐड कर सकते हैं वैल्यू एडिशन के तौर पर। ठीक, तो 4R की रणनीति क्या अपना करके हम लोग एनपीए को कम कर सकते हैं और पब्लिक सेक्टर को, बैंक को मजबूत कर सकते हैं, बैंक्स को। तो 4R क्या है, रिकॉग्निशन है, यानी कि जो एनपीए की पहचान में पारदर्शिता लाना है। रिजोल्यूशन है, समाधान, यानी कि जो भी स्ट्रेस खाते हैं उसका समाधान करना और जितना संभव हो सके ऋण की रिकवरी कर लेना। रिकैपिटलाइजिंग है, पब्लिक सेक्टर बैंक में पूंजी डालना। रिफॉर्म्स है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक की और वित्तीय कार्यप्रणाली की सुधार करना। ऐसी बातें हैं इसमें। दूसरी बात क्या है कि हमें ऋण व्यवस्था के बाद उस पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। ठीक, ऋण को मंजूरी देने की प्रक्रिया को भी मजबूत करना चाहिए और प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए। ठीक, और सबसे बड़ी बात यह है कि समय समय पर उसकी जो है ऋण की जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति है उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए, उसकी क्षमता कैपेसिटी कितनी भुगतान करने की है।
संस्थागत तंत्र होना चाहिए लंबे समय तक जो है, जो बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परियोजनाएं होती हैं और उनके लिए लंबे समय तक फाइनेंस की व्यवस्था होती है, उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, एक डेडिकेटेड जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं नए, क्योंकि वो क्या करेंगे, सिर्फ उनको फाइनेंस करें। बैंकों से लेने पे बैंक पर क्या होता है, अगर मान लो कि कोई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है फेल कर गई पुनर्भुगतान करने में, तो फिर तो पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये सारी समस्याएं होती हैं। जोखिम प्रबंधन हमें क्या करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। जैसे बैंकों को किसी एक समूह का, किसी एक सेक्टर का, किसी एक जगह को कितना अधिकतर ऋण देना है, कितनी समान परिपक्वता अवधि वाले ऋण देने चाहिए, इस या कौन से ऐसे ऋण हैं जो कि रिस्क हैं इसमें, तो उस पर हमें काम करना चाहिए। जोखिम प्रबंधन यानी कि रिस्क मैनेजमेंट पे बैंकों को काम करना चाहिए। तो ये सारे 4-5 उपाय हैं जिनके माध्यम से हम जो है कि एनपीए को कम कर सकते हैं। ठीक, ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। एक उसी बीच में एक और रिपोर्ट आई है, जैसे कि इसी जो ट्रेड एंड प्रोग्रेस, एक और रिपोर्ट नहीं है, उसी रिपोर्ट की बिंदु है, ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु इसमें है कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की जो ज्वाइंट बैलेंस शीट है उसमें 12% की बढ़ोतरी हुई है। जो भी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं उसकी बैलेंस शीट में भी 2.3 की बढ़ोतरी हुई है और एनबीएफसी की बैलेंस शीट में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि अच्छी स्थिति है। असुरक्षित मानने वाले जो भी रिटेल सेगमेंट है उसमें ऋण वृद्धि क्या है, कुल वृद्धि से आगे निकल चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि धोखाधड़ी जो होती है 2022-23 के दौरान धोखाधड़ी बैंकों में जो रिपोर्ट की गई वो 6 साल में सबसे नीचे स्तर पर आ गई, यानी धोखाधड़ी कम हुई है। और इसके बाद है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो CRAR है, यानी कि आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, वो भी 16.8% पहुँच गया। ठीक, अब ये CRAR क्या है कि मतलब यह अनुपात सुनिश्चित कर लेता है कि बैंकों के पास जो है वो क्या है कि जमाकर्ताओं की पैसे की सुरक्षा के लिए पूंजी मौजूद है। ठीक, ये बातें हैं। अभी रिपोर्ट में कुछ बातें बताई गई, जैसे कि जोखिम प्रबंधन पे, वही ना, रिस्क मैनेजमेंट पे कोई पॉलिसी बैंकों के पास अभी वर्तमान में है नहीं और समस्या है ये। अच्छा, कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ा है, एनबीएफसी द्वारा उधार लेने के कारण भी जोखिम बढ़ रहे हैं, ये भी बातें हैं। कंसंट्रेशन रिस्क तब होता है जब एक बैंक क्या करता है, एक किसी खास सेक्टर में, जैसे मान लो रियल इस्टेट का सेक्टर है जिसमें जो भी बिल्डिंग वगैरह, फ्लैट वगैरह, सिर्फ उसी को उधार दे रहा है, तो किसी एक सेक्टर में अगर बैंकिंग सिर्फ उधार देने लगेगा, ऋण देने लगेगा, तो मान लो कि वो सेक्टर अगर लॉस हुआ या फिर उस सेक्टर में अगर थोड़ी मंदी आई, तो फिर क्या होता है कि ऋण की रिकवरी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी और ये क्या होगा कि ये सबसे बड़ा जो है घाटा सहना पड़ जाएगा पूरे बैंकिंग व्यवस्था को। ठीक है, ऐसी बातें हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी बात हैं जिसमें कि अगर मान लो कि कई सारे जो ऐसे 50 बड़े ऋण हैं जो क्या करते हैं कि सरकारी स्वामित्व वाले हैं और यहाँ पे ऋण की वापसी कठिन हो रही है, तो ये सारी बातें यहाँ से रिपोर्ट में की गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस इतना जानो कि रिपोर्ट कौन जारी किया, मैं समझाने के लिए बता दिया सब कुछ। नेक्स्ट आर्टिकल आता है जी सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सुर्खियों में क्यों रहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई प्रतिभूति ऋण दिशा निर्देश 2023 को जारी किया। इसके जरिए जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसको उधार लेना और उधार देने की अनुमति यहाँ पे दे दी गई। ठीक है, अब यहाँ बात आता है कि एक बात हो जाती है कि जो आप समझो कि तथ्य इसमें क्या है। ठीक, तो अन्य तथ्य को समझने से पहले थोड़ा सा एक बार सुर्खियों में क्यों रहा है, एक दोबारा इसको देखो कि रिजर्व बैंक ने आरबीआई जो गवर्नमेंट ऋण जो प्रतिभूति ऋण है उसका दिशा निर्देश को जारी किया और इसमें दिशा निर्देश में क्या बताया गया कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी उनको उधार लेना और उधार देना, इसको अनुमति यहाँ पे दे दी गई है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती क्या है, इसके बाद समझेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के क्या क्या जो लाभ होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं वो समझो। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में जानने से जान लो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एक जो है ट्रेड योग्य के लिए इंस्ट्रूमेंट होती है। ट्रेड के लिए, ट्रेड मतलब आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हो, एक इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लो कि ये क्या होता है कि सरकार पे एक ऋण चुकाने जैसा लाइबिलिटी पैदा करता है, क्योंकि अगर मान लो क्या करती है कि सरकार जो है गवर्नमेंट एक सिक्योरिटीज़ जारी करेगी। ठीक है, एक सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है और इसको मार्केट में बेचेगी और इसे बाजार से उधार के रूप में फंड जो है जुटा लेती है, फिर इसे वापस चुकाना भी होता है। ठीक, तो ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, मैंने उसको बताया भी है पिछले क्लासेस में, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। इकोनॉमिक्स के जो PT 365 पढ़ा था उसमें भी आया था कि ये अल्प अवधि वाली होती है, दूसरी लंबी वाली होती है। तो जो भी सिक्योरिटीज़ अल्प अवधि वाली होगी, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होती है, उसको टी बिल्स कहते हैं, यानी ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिपक्वता अवधि कितनी होती है? तो 1 वर्ष से कम होती है। जैसे कि एक 3 होगी, या तो ये 91 डेज़ की होगी, या 182 डेज़ की होगी, या 364 डेज़ की होगी। यानी 1 वर्ष से इसकी जो परिपक्वता अवधि है वो तो
कम होती है। ये अल्प अवधि वाली होती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स भी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक भाग है। दूसरा होता है लंबी अवधि वाली, इसमें इसे गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं या फिर डेटेड सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रेजरी बिल्स नहीं, डेटेड सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसकी जो परिपक्वता अवधि होती है लगभग मान के चलो कि 5 से 40 वर्ष के बीच में होती है। ठीक, ये बातें हैं यहाँ पे। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, इसको मैंने पढ़ाया भी है बेसिकली। तो अभी यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, और कौन सी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, तो ये समझो भारत में जो होती है केंद्र सरकार, वो ट्रेजरी बिल्स यानी जो कम परिपक्वता अवधि वाली होती है, और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूति यानी कि लंबी परिपक्वता अवधि वाली जो होती है, वो दोनों को जारी करती है। लेकिन जो राज्य सरकारें होंगी वो ट्रेजरी बिल्स नहीं जारी करती हैं। ये ध्यान देना आप लोग, ये गलती मत करना। राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज ही जारी करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं कि स्टेट डेवलपमेंट लैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं या लैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये बातें होती हैं, इसको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन किसको, बॉन्ड को या डेटेड सिक्योरिटीज को। यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स इसमें नहीं आता है। ठीक है, ये बातें होती हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फ़ायदा ये होता है कि व्यवहारिक रूप से इसको डिफ़ॉल्ट होने का कोई जोखिम होता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट, रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं, क्योंकि सरकार इसको जारी करती है और सरकार का दिवालिया होता नहीं है, ऐसा खतरा नहीं होता है, इसलिए जोखिम मुक्त होते हैं। ठीक है, अभी अन्य प्रकार का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसमें नगदी प्रबंधन बिल भी होता है, कैश मैनेजमेंट बिल भी होता है। 2010 में इसको पेश किया गया था सरकार के लिए, जो मतलब अस्थायी रूप से क्या करती है कि कैश की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए ये फाइनेंस का स्रोत होता है। ठीक है, जो कैश मैनेजमेंट बिल होता है वो भी ट्रेजरी बिल्स की तरह होता है, और कम यानी 91 दिनों की अवधि के लिए इसको जारी किया जाता है। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जारी कैसे होती हैं, तो आरबीआई के द्वारा नीलामी आयोजित होती है। ठीक है, किस पे होती है, तो ई कोबेर नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, उस पे होती है। और ई कोबेर को ध्यान देना है, यहीं पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की नीलामी होती है। PYQ है ये, समझ लो आप। ठीक है, ई कुबेर क्या है, आरबीआई का कोर बैंकिंग सोल्यूशन का प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, ये बातें हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानो कि ट्रेजरी बिल्स जो होती है वो जीरो कूपन वाली बिल्स होती हैं। जो कम परिपक्वता अवधि वाली होती है वो क्या होती है, जीरो कूपन वाली बिल होती है। इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, बजाय इसके बजाय इसमें छूट पे जारी किया जाता है, और मैच्योरिटी जो होती है उसके समझ जो है अंकित मूल्य जो होगा, जितना अंकित मूल्य होगा उसी पे उतना भुनाया जाएगा। लेकिन जो डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं इस पर क्या होता है, इस पर एक निश्चित या कोई फ्लोटिंग ब्याज दर होगा। ठीक है, और अर्धवार्षिक आधार पे यानी आधे 6 महीने पे जो है उसको इस कूपन का भुगतान किया जाता है। ठीक है, ये बातें होती हैं। अच्छा, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हमने देख लिया। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहाँ जारी होती हैं वो भी देख लिया। लेकिन अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लाभ क्या है, पहले वो समझो। ये मेंस का टॉपिक है, वो प्रीलिम्स का टॉपिक था। अब यहाँ लाभ जो पूछ रहा है ना, ये मेंस का है, प्रीलिम्स में नहीं आएगा। तो मेंस में यह आ गया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लाभ क्या हो सकते हैं। तो मान लो तो कम जोखिम वाला निवेश होता है, क्योंकि इस पर सरकार समर्थन करते, सरकार कभी मतलब वो तो लॉस में जाएगी नहीं, फिर लॉस में नहीं मतलब वो डिफ़ॉल्ट तो होगी नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये फिक्स होता है। तो आय के क्या होते हैं, एक जो है एक सतत स्रोत हो जाता है। स्टेट जो डेवलपमेंट लोन होता है या विशेष प्रतिभूतियाँ होती हैं, जैसे ऑयल बॉन्ड हो गया, उदय बॉन्ड हो गया, ये करती हैं आकर्षक रिटर्न देती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो निवेश पोर्टफोलियो में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी शामिल होती है उससे क्या होता है, जोखिम कम होता है, बाजार में व्यापार करना आसान होता है, निवेशक तुरंत खरीदते हैं और बेच लेते हैं। और रेपो मार्केट में जो है ये क्या करती है, ये धन उधार लेने के लिए जमानत के रूप में भी इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, ये बात, इसके लाभ हो गए। तो ये क्या हो गया आपका कि ये मेंस का टॉपिक था। ठीक, अब आता इससे है कि अब इसकी बात है कि सरकार ने क्या पहल की है। ठीक, सरकार ने इसके लिए पहल क्या की है, तो पहल इसके लिए की है तो ये प्रीलिम्स के भी पूछ सकता है, ध्यान देना इसको थोड़ा सा। और मेंस में तो आपको लिखना ही पड़ेगा पहल। तो नहीं, पहल से पहले चिंताएं देख लो ना सर, सबसे पहले जिनकी चिंताएं देख लो, चिंताएं समझ लो कि मतलब ये मेंस का टॉपिक है। तो क्या होती है कि अधिकांश जो सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ संस्थाओं के पास हैं। ठीक है, तो बड़ा हिस्सा किसके पास पड़ा है, बैंकों और बीमा कंपनियों के पास पड़ा हुआ है। इन्हें कैपिटल इन्वेस्टर बोलते हैं। तो क्या है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। ठीक है, एक जगह ये कंसंट्रेशन हो चुका है, कुछ संस्थाओं के पास ही है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसकी जो मांग होती है वो स्थिर रहती है। ठीक, ये बातें हैं, इसके साथ चिंताएँ हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि इसके पास संचालन संबंधी जो चुनौतियां हैं कि आरबीआई का जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म रहा है वो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, उसको बढ़ावा देने में सफल भी नहीं रहा है। एक्सचेंज रेट का मैनेजमेंट जो है ये भी समस्या है।
ठीक है, क्योंकि अगर सरकारी बॉन्ड के जरिए विदेशी फंड आता है तो उसके क्या होता है, रुपए का क्या होगा, अधिमूल्यन हो जाएगा। ठीक, तो ये मजबूत हो सकता है, यानी ये मजबूत हो सकता है तो निर्यात प्रभावित होगा। बाजार में जो तरलता होती है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की कमी होती है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी से खरीदने के लिए जोखिम भी होते हैं, जैसे बाजार से जुड़े जोखिम होते हैं कि क्या होता है कि ब्याज दरों में बदलाव कारण प्रतिभूतियों के मूल्य में उतार चढ़ाव से ब्याज की जोखिम स्थिति होती है। तो अगर कम मूल्य पर बेचा जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। पुनर्निवेश संबंधी जोखिम होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से आय में हर 6 माह पे जो होती है कूपन दर या परिपक्वता पर मूलधन प्राप्त होना शामिल होता है, और फिर से निवेश करने की आवश्यकता होती है। तो ये क्या होता है, इन्वेस्टर के लिए जोखिम हो जाता है। ब्याज दर जोखिम होती है, कभी कभी क्या होती है कि जो कभी कभी जो डेटेड सिक्योरिटी होती है, यानी लंबी अवधि वाली जो सिक्योरिटीज होती हैं उनकी परिपक्वता अवधि काफ़ी लंबी होती है, 5 से 40 वर्ष होती है, तो भी जोखिम बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी यहाँ की जोखिम अभी सरकार ने इसके लिए पहल क्या की है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए सरकार ने जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद कर प्रोग्राम GSAP को चलाया है। कौन चलाता है, RBI। बाजार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने के लिए ओपन मार्केट की जो गतिविधियां उसका जो है ऑपरेशंस करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस उसको बोलते हैं। ठीक है, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम चलाया गया है। अब जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे RBI के पास रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट भी खोल सकते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं। RBI बॉन्ड फॉरवर्ड दिशा निर्देश 2023 का ड्राफ्ट भी जारी किया गया, जिसमें अब इसमें क्या होता है कि बॉन्ड फॉरवर्ड वास्तव में होता क्या है कि भविष्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मान लो कि एक पक्ष जो होगा वो भविष्य की तारीख पर तय कर लेगा और कॉन्ट्रैक्ट अभी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के समय जो होगा मूल्य पर किसी अन्य पक्ष से क्या करेगा, कोई भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए समझौता करेगा। दूसरी जो होती है कि RBI जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसकी नीलामी में गैर प्रतिस्पर्धी बोली के लिए सुविधा योजना, ये भी सरकार ने चलाया है, जिसमें जो सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी और स्टेट डेवलपमेंट लोन, यानी कि जो इसमें सिर्फ कौन होगा आपका कि वो होगा जैसे कि जो लंबी अवधि वाली परिपक्वता ट्रेजरी बिल्स को छोड़ करके सारे बिल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें जो होता है इसके लिए प्राइमरी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी के लिए RBI द्वारा पहल शुरू की गई है। तो ये सारे कुछ पहल्स हैं। ऐसे में जो सरकारी जो प्रतिभूतियाँ उसके जोखिम को कम करने के लिए तकनीक कौन कौन सी है, तो 2-3 तकनीकें हैं कि जो प्रतिभूति पोर्टफोलियो है उसमें बैलेंस रखना चाहिए, मतलब बैलेंस उसको बनाना चाहिए। लंबी परिपक्वता की अवधि जो होगी इसी के बदले जो होगी वो खरीदी जा सकती हैं। ऋण दर स्वैप जैसे उपयोग कर सकते हैं कि मजबूत जोखिम प्रबंधन के लिए। परिसंपत्ति देता प्रबंधन को बना सकते हैं मजबूत। दूसरी चीज़ है कि परिपक्वता अवधि तक जो है अपनी प्रतिभूतियों को पास रखने से क्या हो सकता है कि बाजार में उतार चढ़ाव के जोखिम से बचा जा सकता है। तो ये बातें हैं। ऐसे में हमें आगे की राह क्या है वो देखना है। तो इसके लिए जो आगे की राह है कि इंटीग्रेटेड मार्केट जो है ये बहुत ज़रूरी है कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार और गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाजार के लिए। इससे क्या होगा कि अगर मान लो कि इससे इकोनॉमिक जो होगा ना वो बॉन्ड मार्केट का विस्तार होगा और इकोनॉमी ऑफ स्कोप यानी कि अलग अलग जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसमें लाभ मिलेगा। ट्रेडिंग बढ़ेगी, जैसे ट्रेडिंग को मजबूत करना चाहिए कि बॉन्ड मार्केट में निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करने से क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है उसको स्टॉक एक्सचेंज व्यवस्था के माध्यम से जारी करना चाहिए, उसी से कारोबार करना चाहिए। ये आगे की राह में लिख सकते हैं आप लोग। सरकार को गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डीमेट के जरिए जारी करना चाहिए ताकि जो डीमेट खाता धारक है वो भी आसानी से गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर सके। डीमेट खाता क्या होता है, तो ऐसा खाता होता है जिसमें जो शेयर होगा या सिक्योरिटीज होंगी उसको डिजिटल रूप से रखा जाता है। पारदर्शी राजकोषीय और संरचना बनाना चाहिए, जैसे FRBM एक्ट जो है उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही तरीके से सरकारी ऋण को कम करने और उसके कदमों का उल्लेख भी करना चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। कर प्रोत्साहन को जो है वो बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आगे की राह में। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो अभी वर्तमान में बात की जा रही थी कि रिपोर्ट क्या आई थी उसको समझो पहले। तो रिपोर्ट आई थी कि सरकार ने जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को उधार देने और उधार लेने के लिए क्या किया, दिशा निर्देश जारी किया। तो इसमें अन्य तथ्य दिया था कि जो सरकारी प्रतिभूति ऋण है यानी कि जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो लोन है उसका आशय ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी धारक होगा उसको किसी व्यक्ति को शुल्क के बदले जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी उधार दे सकता है। ठीक है, या फिर अगर मान लो कोई ऋण लेना चाहे तो उसके लिए जमानत के तौर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रख सकता है। ठीक है, यही इसका मतलब है कि यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उधार ले सकता है, उधार दे सकता है। ठीक है, मान लो किसी को पे करना है तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी दे सकते हैं उसके बजाय, पैसा ना देने के बजाय। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोन होगा, लेन देन होगा, उसके तहत जो होगा
गवर्नमेंट सिक्योरिटी को तो दे सकते हैं उधार, लेकिन इसमें ट्रेजरी बिल्स को नहीं दे सकते हैं। अब ट्रेजरी बिल्स मैंने आपको बता ही दिया, कम परिपक्वता अवधि वाले होते हैं, 1 साल से कम होते हैं, 91 दिन, 182 दिन और आपका जो है 364 दिन, इसी का ये क्या होता है आपके अवधि के 3 अवधि के होते हैं। तो इसमें क्या है, ट्रेजरी बिल्स को आप नहीं दे सकते और ट्रेजरी बिल्स को स्टेट गवर्नमेंट जारी भी नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये बातें हैं। जब जीएसएल के लेन देन के तहत क्या होता है, ट्रेजरी बिल सहित केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां राज्य सरकार के द्वारा जमानत के रूप में रखा जा सकता है। ठीक है, ये बातें हैं। अच्छा, दिशा निर्देश कौन से हैं? तो अन्य दिशा निर्देश है कि कौन दे सकता है प्रतिभूति उधार, तो ऐसी पात्र संस्थाएं जिन्होंने आरबीआई से मंजूरी ली हो। अब जीएसएल लेन देन की अवधि क्या है, तो इसकी न्यूनतम 1 दिन या शॉर्ट सेल को कवर करने के लिए होती है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग ये होती है, आप जब हिडेनबर्ग का रिपोर्ट पढ़े होंगे, अडानी वाले केस में आया था, तो उसमें भी शॉर्ट सेलिंग आरोप लगा था कि ये खुद ही हिडेनबर्ग क्या है, एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी। जैसे मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट सेलिंग तब होती है जब कोई इन्वेस्टर क्या करेगा, कोई भी सिक्योरिटीज को उधार लेगा और ओपन मार्केट में बेचेगा और बाद में से कम पैसे पे वापस खरीद करके लाभ कमा लेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, शॉर्ट सेलिंग होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब गवर्नमेंट जो सरकारी प्रतिभूतियों को उधार देने पे, उधार लेने पे अनुमति से क्या होगा फायदा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाजार को मजबूती मिलेगी और बाजार में लेन देन के अधिक सिक्योरिटी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर मान लो जिसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मैच्योरिटी प्राप्त होने तक निष्क्रिय रहेगी, मान लो 40 वर्ष के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी ने खरीद लिया लंबी अवधि वाली, तो वो तो 40 वर्ष तक क्या है, निष्क्रिय पड़ी रहेगी। तो ऐसे में बीच में मान लो लेन देन से अनुमति मिलेगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसका लेन देन कर सकेंगे और बेहतर रिटर्न भी मिल सकेगा उसको। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें हैं। तो अब कई सारे बीमा कंपनियां इसके बड़े बड़े सरकारी कंपनियों के ये क्या करती हैं कि बीमाधारक कंपनियां इसकी ग्राहक हैं, तो उनके बॉन्ड भी काफ़ी सक्रिय हो जाएंगे। तो ये सारी फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। तो इस वाले आर्टिकल को हम लोगों ने लगभग पूरा देख लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ है कि इसमें पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े मजेदार टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं। तो ध्यान देना, ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन में, केजी बेसिन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो केजी बेसिन में क्लस्टर 2 डीप सी परियोजना से तेल का उत्पादन शुरू कर दिया गया। ये बेसिन कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है केजी बेसिन। तो भारत में जो पेट्रोलियम बेसिन है उसकी बात की जा रही है। तो पेट्रोलियम बेसिन में क्या होता है कि पेट्रोलियम बेसिन में चट्टानों और तलछटों का जो होता है वो संग्रह शामिल होता है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो ये स्रोत चट्टानें होती हैं जिसमें क्या होता है, किसी भी बेसिन में एक स्पेसिफिक जो होता है सेल स्ट्रक्चर्स होती हैं जहाँ पे तेल और गैस का निर्माण होता है। भारत में जो है 26 जो होता है तलछट बेसिन है, 26 तलछट बेसिन। ठीक है, ये बातें हैं। अब कुल तलछट क्षेत्र का जो है लगभग 49% भाग जो है भूमि पर स्थित है, 12% उथले पानी में है और 29% डीप वाटर यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है वो आप जानते होंगे, किसी भी समुद्र का जो तट है वहाँ से समुद्र की ओर 200 नॉटिकल मील तक जो फैला हुआ एरिया होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पे राष्ट्रीय सरकारों को जो होता है उस जल क्षेत्र में जो भी रिसोर्सेज हैं उसका मैनेजमेंट करने का, उसको खोज करने का, उसका दोहन करने का, उसको संरक्षण करने का, ये सारे अधिकार उसको मिले रहते हैं। इसमें सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के संसाधन हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो समझो पहले आपके कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आमतौर पे किस में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री जो बेसिन होता है उसमें पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक आप जानते होंगे, इग्निशियस रॉक जाने होंगे, मेटामॉर्फिक रॉक जाने होंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक में ही जो होता है ये पाए जाते हैं। और इसमें आपको ये भी ध्यान देना है, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आमतौर पर आप जानते होंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। अब इग्निशियस रॉक और रूपांतरित रॉक में क्या होते हैं, ये लगभग अनुपस्थित होते हैं। सेडिमेंट्री बेसिन जो होता है वो जो सेडिमेंट्री चट्टानों के बीच में घिरा होता है, सेडिमेंट्री बेसिन छोटे छोटे जो चट्टानें होंगे उसी के भाग से घिरा होता है, सेडिमेंट्री बेसिन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन संसाधनों की जो परिपक्वता होती है यानी कितना परिपक्व है उसके आधार पे बेसिन जो होते हैं जो भी ये पेट्रोलियम के उसको 3 श्रेणी में हम लोग विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे श्रेणी 1 होता है जिसमें क्या होता है कि व्यावसायिक रूप से स्थापित होते हैं ये जो श्रेणी होते हैं, और उत्पादन वाले बेसिन होते हैं जिसमें 7 बेसिन हैं। कौन से, तो जो आपका श्रेणी 1 है आप देख रहे होंगे, इस वाले जो आप मैप को देखो तो आप पाओगे कि जो ये वाला कलर है ना, इसी स्थिति ऐसे भंडार होते हैं जहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन और दहन जो है वर्तमान में वो किया जा रहा है। ठीक है, तो मुंबई ऑफशोर एरिया आप देख रहे होंगे ये वाला। दूसरा आप लोग यहाँ कावेरी और कृष्णा गोदावरी का जब एरिया देख रहे होंगे। ठीक है,
कुछ चीज़ें आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे देखो, आप ये अंडमान निकोबार के आसपास आप देख रहे होंगे, इसीलिए चाइना का जो है यहाँ पे काफ़ी जो है एक्टिव भी रहता है, बहुत सारे संसाधन हैं। फिर बीच में आप देखोगे, अगर यहाँ पे आओगे तो आप ये भी देख सकते हो, असम और जो है अराकान वलित वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे डिगबोई तेल संसाधन है, वहाँ पे कुछ राजस्थान के भी एरियाज़ हैं और कुछ मुंबई के जो यहाँ पे ऐसे आते हैं, तो ये सारे संसाधन हैं। दूसरा आता है श्रेणी 2, जहाँ पे क्या होती है कि संभावना है, तो संभावना है तो इसको क्या है कि अभी इसको विकसित किया जाएगा, मुद्रित किया जाएगा, ठीक है। तो अब वैसे वाले क्षेत्र अगर आप देख लो तो पूरा ये मंगलोर वाला क्षेत्र है पूरा ये, ठीक है, मुंबई से गोवा वाले बीच में एरिया जो है, इसके बीच में आप ये एमपी और महाराष्ट्र का कुछ एरिया देख सकते हो आप, ये आपका एरिया यूपी बिहार वाला देख सकते हो, यहाँ पे पश्चिम बंगाल वाला देख सकते हो, ठीक है, ये वाले श्रेणी। और तीसरा श्रेणी है आप दूसरा श्रेणी में आप जान सकते हो, दूसरा श्रेणी ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाले जो एरियाज़ हैं इसमें ऐसा किया भी गया है ना कि वो और तीसरा श्रेणी ऐसे है कि जहाँ पे अगर खोजा जाएगा, ऐसे 14 बेसिन यहाँ पे उसको जो है चिन्हित किया गया है, ठीक है, ये बातें हैं। तो कच्चा तेल निकालने की जो विधि होती है वो क्या होती है, 2 विधि होती है कि एक होता है अपतटीय ड्रिलिंग होता है, जैसे कि अगर होगा क्या कि इसमें अरब सागर या बंगाल की खाड़ी जैसे समुद्री क्षेत्र में अपतटीय ड्रिलिंग के जरिए यहाँ पे जैसे अपतटीय ड्रिलिंग होगा क्या कि यहाँ पे सीधे ड्रिलिंग किया जाएगा और तेल का उत्पादन किया जाएगा। दूसरा होता है तटवर्ती ड्रिलिंग होता है, जिसमें क्या होता है कि भूमि आधारित बेसिन से कच्चा तेल निकाला जाता है और तलछटी घाटियों को इसमें कवर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, 2 विधि होता है तेल निकालने की, एक तटवर्ती ड्रिलिंग होता है, एक अपतटीय ड्रिलिंग होता है, ठीक है। ONGC आप जानते होंगे, ONGC को भारत की तेल की सबसे बड़ी गैस की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है और देश का जो हाइड्रोकार्बन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें 72% का योगदान है। यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि जो तेल निकालने की जो विधियाँ होती हैं इसको बोलते हैं ऑपरेटिव यानी ऑफशोर, और दूसरा बोलेगा ऑनशोर। तो ऑनशोर ऑफशोर जो विधि होती है ऑपरेटिव, यहाँ पे देखो तटवर्ती ड्रिलिंग में क्या होगा, भूमि आधारित बेसिन, यहाँ भूमि आधारित बेसिन होगा, उस पर होगा, यहाँ से कच्चा तेल निकाला जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, समुद्री क्षेत्र में ऑपरेटिव ड्रिलिंग होगा, ठीक है, सीधे जो है वो जो अभी तेल के कुएं होंगे उसमें ड्रिलिंग करके वहाँ पे जो है, जैसे कि आप ऑनशोर ऑफशोर जो तटीय ड्रिलिंग है कहाँ देखोगे आप, जो मुंबई हाई है ना वो देखना आप, समुद्र के जो किनारे है, समुद्र के किनारे नहीं, समुद्र में ही जो स्थित है वहाँ जो है जो भी पूरा मशीनरीज लगी होंगी वहाँ पे ड्रिल करके वहाँ से निकाला जाता है तेल। तो ऑफशोर और ऑनशोर ड्रिलिंग दोनों अलग अलग है, इसको आप लोग ध्यान देना। तो पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए गए। इसके लिए जो है सरकार ने हाइड्रोजन महानिदेशालय का गठन किया और इसके बाद जो इसके लिए ई प्लेटफॉर्म भी विकसित किया गया। किसके लिए, जो भी अनुबंध प्राप्ति उसके लिए आवेदन जमा करना, उसको डिजिटल करना, उसको मानकीकृत करने के लिए नेशनल डेटा रिपोजिटरी को जो है आम जनता के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए, जो अन्वेषण खोज के लिए, उत्पादन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी डेटा बैंक के रूप में कार्य करने के लिए, ठीक है। अभी भारत हाइड्रोजन विजन 2025 के अनुसार हाइड्रोकार्बन के विकास के लिए रूपरेखा और लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें आपको ध्यान देना है ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI की बात की गई है, 100% डायरेक्ट FDI की बात की गई। ऑटोमेटिक रूट कौन सा है, तो मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया था कि ये मुंबई वाला रूट होता है, इसको बोलते हैं मुंबई रूट। इसमें क्या है, सरकार से कोई परमिशन लेनी पड़ती है और इसमें ऑटोमेटिक रूट के जरिए पूर्णतः प्रत्यक्ष डायरेक्ट एकदम 100% FDI की अनुमति इस क्षेत्र में प्राप्त है। और नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम जो होता है NSP, इसका लक्ष्य यही है कि पूरे भारत में जो भी तलछट बेसिन है उसके नए सिरे से हम लोग असेसमेंट करें, वहाँ पे एक्सप्लोर करें और इसके बाद जो है वहाँ पे हम लोग क्या करें कि आपका जो है प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम क्या करता है, सभी तलछट बेसिन का असेसमेंट करना है, आकलन करना है, ये यहाँ पे बात की जा रही है इसकी। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें देख ली। तो अभी आप समझो कि इसमें पूरा केजी बेसिन को देख लिया। नीचे अब आते हैं हम लोग कि पेट्रोलियम और जो भी इसके क्षेत्र हैं, इस पेट्रोलियम के संबंध में और उत्पादन के क्षेत्र में, एक्सप्लोरेशन के संबंध में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां पहले समझेंगे, उसके पहले थोड़ा डेटा बैंक को देख लेते हैं। डेटा बैंक और उसके महत्व देखेंगे, इसके बाद चुनौती देखेंगे। तो डेटा बैंक ये है कि भारत जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा और तेल उपभोक्ता देश है, क्योंकि आबादी भी उतनी अधिक है और उतने अधिक संसाधन भी हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग एक विकसित से विकसित देश की तरफ जो है ट्रांजिशन फेज में हैं हम लोग वर्तमान में, ठीक है। तो ये चाहिए। प्राथमिक ऊर्जा खपत में तेल और गैस की हिस्सेदारी भी काफ़ी ज़्यादा है और 33% है बाई जो है 1/3, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं। तो अभी आप जानते हैं भारत अपनी ज़रूरत का जो है 85% तेल और 48% जो प्राकृतिक गैस है उसके लिए किस पे निर्भर है, आयात पे निर्भर है। तो इसलिए जो है डेटा बैंक को आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने मेंस के आंसर में लिख करके उसको इनरिच कर सकते हैं। हाल ही में जो भी देश में पेट्रोलियम का अन्वेषण होगा, उत्पादन होगा, उसका महत्व क्या है, महत्व तो आप समझोगे तभी तो आप चुनौतियाँ समझोगे। तो आयात बिल में कमी आएगी अगर उत्पादन होने लगेगा, अगर खोज ज़्यादा हो जाती है तो भारत की जो कच्ची तेल की आवश्यकताएँ हैं और तमाम है, अगर वो जितना आयात करता है उससे क्या होगा, व्यापार घाटा
घाटा काफ़ी होता है, तो इसे अगर कम भारत में खुद का होगा तो कम हो जाएगा। सामरिक महत्व इसका है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो भी इश्यूज पड़ रहे हैं, जो भी असर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं, उसके और आपूर्ति श्रृंखला में जो यानी सप्लाई चेन में व्यवधान हो रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, वैश्विक कीमतें जो होती हैं उतार चढ़ाव की तरफ जो होती है वो होती रहे। जैसे कि अभी क्या हुआ, अभी आप रूस यूक्रेन का युद्ध देखो, फिर उसके बीच में तेल के दाम बढ़ गए। जब अभी मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा भी अगर कोई झगड़ा हुआ, तुरंत मिडिल ईस्ट में दाम जो तुरंत होंगे, उसके बाद वहाँ से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, जो भी रिसोर्सेज है उसके दाम बढ़ जाएंगे। क्यों होता है? क्योंकि सप्लाई चेन में बाधा आती है। सप्लाई चेन में बाधा आएगी, डिमांड उतनी बढ़ रही है, तो जब डिमांड बढ़ रही है तो फिर उसके दाम भी बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। राजस्व सृजन होगा, मान लो कि अगर स्वदेशी उत्पादन होगा, अगर पेट्रोलियम का, तो उत्पादन टैक्स लगेगा, रॉयल्टी लगेगी, तो सरकारी कोष भी योगदान करेगा, रोजगार का भी सृजन हो जाएगा कई सारी। तो ये क्या है, उसके महत्व हैं। हालांकि क्या चुनौतियां हैं, अब ये सारी चीज़ क्या है, ये जो डेटा बैंक आप देख रहे हो, ये तो प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ा बहुत आप जान सकते हो, लेकिन ये महत्व क्या है, चुनौतियां क्या है, आगे की राह, ये सभी क्या है, मेंस के टॉपिक है। ठीक, तो चुनौतियां ऐसे होती हैं कि पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, और इसके लिए महंगे उपकरण, अधिक कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। तकनीकी समस्याएं भी हैं, और इसके लिए क्या है, पेट्रोलियम निकालने के लिए जो भी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स है उसमें आधुनिक ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। दुर्घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तेल का रिसाव हो सकता है। ठीक है, अभी तमिलनाडु के एन्नोर में तेल रिसाव की घटना हुई थी। पर्यावरण का भी समस्या हो सकती है, ड्रिलिंग वगैरह की। समुदायों का विस्थापन हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की वजह से कई सारी, तो ये भी समस्याएं हैं, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियां पैदा होंगी। तो ऐसे में आगे की राह हमें करना क्या चाहिए, तो निवेश यानी वैश्विक कंपनियों के साथ मिलकर के हमें तेल और गैस के एसेट का क्या करना चाहिए, ज्वाइंट जो तौर पे हमें एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, हमें कर प्रशासन, कर छूट जैसे अनेक प्रकार के प्रोत्साहन देना चाहिए, निजी निवेश को आकर्षित करना चाहिए, उद्योग और एकेडमिक का सहयोग बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है नए प्रकार की जो भी अनुसंधान की, टेक्नोलॉजीज़ की जो प्रौद्योगिकियाँ हैं वो क्या करें, वो पहुंच पाएँ। जो भी थियरीज़ हैं और प्रैक्टिकल लाइफ, उसके बीच में अंतराल ना हो, अंतराल कम करें, क्योंकि इसीलिए जो क्या कर सकते हैं, अभी आप देखोगे तो कॉलेज वगैरह में भी बहुत सारी जो होती हैं अब कंपनियां आ रही हैं। यानी उद्योग और एकेडमिक सहयोग जब बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा खुलेंगी रिसर्च और इनोवेशन में। ठीक है, ये बातें हैं। संधारणीय एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है कि संधारणित तौर पे पेट्रोलियम का जो है हमें क्या करना चाहिए, उसका उत्पादन करना चाहिए और खोज करनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम के जो राज्य जैव विविधता बोर्ड है और IUCN उसके साथ जो संधारणित तेल उत्पादन के लिए कदम भी उठाए हैं। ठीक है, ये बातें हैं। और अभी आप समझो कि अभी क्या है कि डिब्रू सखैवा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, उसमें तेल उत्पादन का प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जो भी कंक्लूजन, उसके जवाब में तेल उत्पादन योजना विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर भी आप आंसर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद तेल रिसाव को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ा ये काम करना चाहिए, तेल रिसाव को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक संबंधित प्रोटोकॉल बनाना चाहिए और एक टेक्नोलॉजी भी बनानी चाहिए, ताकि क्या हो, एक संधारणीय टेक्नोलॉजी हो। अगर तेल रिसाव की घटना हो जाती है तो बिफोर डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें उसको मैनेज करना चाहिए। समुदाय पर पड़ने वाले जो भी प्रभाव उसको कम करना चाहिए। इसके लिए हमें एक प्रभावी मूल्यांकन करना होगा। प्रभावी मूल्यांकन के साथ उसको हमको सटीक रणनीति अपनानी होगी और सबको साथ लेकर के हमें उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद नीचे आया गया है कि हेल्प के बारे में बताया गया है। कुछ अन्य जो छोटे छोटे चीज़ है उसको बारे में बताया गया यहाँ पे। तो हेल्प के बारे में समझते हैं। हेल्प को 2016 में शुरू किया गया था। इसके नई लाइसेंसिंग इसका स्थान लिया है, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति का स्थान ले लिया है। तो हेल्प को जो है, इसके तहत क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन के जो एक्सप्लोरेशन के लिए एक ही लाइसेंस दिया जाता था। ठीक है, अब दिया जाता है। अब इसमें सभी प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, इसमें कौन कौन से, पारंपरिक तेल, गैस, कोल, बेड सेल ऑयल, गैस हाइड्रेट, सभी प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके खोज के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए एक ही लाइसेंस यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, हेल्प को। अब इसमें बात ये कि हेल्प मॉडल में जो भी लाभ साझा करने वाले मॉडल हैं उसके जगह पे राजस्व वाले अनुबंध मॉडल को अपनाया गया, जिसमें मतलब राजस्व को क्या किया जाएगा, सरकार को और जो अनुबंध किया जाएगा उसके बीच में साझा किया जाएगा। ठीक है, अभी इसके तहत क्या होता है कि अभी निवेशक अपनी पसंद का तेल और गैस ब्लॉक चुन सकते हैं और नेशनल डेटा डिपॉजिटरी पर जो डेटा है उसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई हैं।
अभी कुछ यहाँ बात की जा रही है अपरंपरागत पेट्रोलियम संसाधनों की। यहाँ पे अपरंपरागत पेट्रोलियम संसाधनों की बात की जा रही है, तो इसमें आप समझो क्या है कि दुर्गम चट्टानों में जो भी संचित तेल है और प्राकृतिक गैस है उसको अपरंपरागत संसाधन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें पारंपरिक जो क्रिया होंगी उसके द्वारा उसको खोज नहीं कर सकते, उसको विकसित नहीं कर सकते, उसको उत्पादित नहीं कर सकते, इसलिए इसको जो है अपरंपरागत पेट्रोलियम संसाधन माना जाता है। ठीक है, अभी इसके लिए अपरंपरागत पेट्रोलियम संसाधन में कौन कौन से भंडार होते हैं, तो कोल बेड मीथेन होगा या कोल सीम गैस होगी, सीबीएम होगा या सीएसजी होगा। इसका मतलब यह है कि कोयले की परतों में प्राकृतिक रूप से मीथेन समृद्ध गैसों का निक्षेप होगा, सेल गैस या तेल होगा, ठीक है, या फिर गैस हाइड्रेट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें ये होती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, GS3 का आप सिलेबस उठाओ। फूड प्रोसेसिंग जो है खाद्य प्रसंस्करण सीधे सीधे मेंशन है आपके GS3 का सिलेबस में। उठा का सिलेबस देखो आप, सिलेबस में तीसरे चौथे पॉइंट में मेंशन है आपका फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग पे ये सवाल बनते हैं हर साल, PYQ उठा कर देखो, करीब करीब 10 से 12 साल में हर साल क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग पे बना है। किसमें? मेंस में, और प्रीलिम्स में भी सवाल इस पे बने हैं। तो फूड प्रोसेसिंग जो होता है एक बहुत बड़ा सेक्टर भी है उभरता हुआ, तो ऐसे में सवाल और सीधे सीधे सिलेबस में मेंशन्ड है, तो आपको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये वाला आर्टिकल बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो सुर्खियों में क्यों रहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत का जो भी प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ है उसके निर्यात में 150% की वृद्धि हुई है। आप समझो कितना बड़ा ये इसमें संभावनाएं हैं कि 150% की वृद्धि किसमें हो रही है? प्रसंस्कृत जो प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके निर्यात में, एक्सपोर्ट में। ठीक है, और इस कृषि निर्यात का जो मूल्य, इससे क्या हुआ, कृषि निर्यात जो है उसका मूल्य बढ़कर लगभग $53 बिलियन तक पहुंच चुका है। यानी कि फूड प्रोसेसिंग का जो निर्यात है वो काफ़ी संभावनाएं वाला क्षेत्र, तभी तो 150% की वृद्धि होगी यार। तो समझो ऐसे है। ठीक, तो अब हम लोग समझते हैं, अब पूरा अब ये टॉपिक है समझो GS3 का, हम लोग एक सिलेबस का टॉपिक आज हम लोग ये खत्म कर लेंगे। ठीक है, GS3 में ये सीधे सीधे सवाल फूड प्रोसेसिंग पे बनता है और ये टॉपिक में मेंशन है। तो हम लोग फूड प्रोसेसिंग समझेंगे, उससे लाभ क्या होते हैं, उससे संबंधित कुछ डेटा समझेंगे, उससे क्या चुनौतियां हैं, आगे की राह क्या हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका GS3 का एक टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मेंस का। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग क्या है पहले वो समझते हैं। ये आपको GS3 का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग। तो फूड प्रोसेसिंग ऐसी इसको आप लिख सकते हो डिफिनेशन के तौर पे, डिफिनेशन में आप लिख सकते हो अपने नोट्स में कि फूड प्रोसेसिंग ऐसे विधियों और तकनीकों का समूह होता है, ऐसे प्रोसेस होते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसका क्या उसका इस्तेमाल क्या होगा, कृषि जो उत्पाद होंगे जैसे कि अनाज, मांस, सब्जी, दूध, फल, इसको खाने के लिए, पकाने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए उसके लायक उत्पादों में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो आपके पास आलू है, ठीक है, अब आलू का इस्तेमाल करके क्या बना सकते हो आप? फ्रेंच फ्राई बना सकते हो। ठीक है, पैकेट में भर के बेच सकते हो उसको आप। चिप्स बना सकते हो, चिप्स के पैकेट आते हैं ना, वो फूड प्रोसेसिंग का एक उदाहरण है। जैसे आप मान लो चावल है, राइस है, तो राइस से क्या बना सकते हो? राइस से आप उसके चिप्स बना सकते हो उसको। फिर उसके बाद आप समझ लो कि अन्य प्रोडक्ट लाई बना सकते हो, जैसे मुरमुरा जो उसको बोलते हैं, ठीक है, वो बना सकते हो, वो भी फूड प्रोसेसिंग का उदाहरण है। इसी तरह से मांस है, मांस को आप प्रोसेस कर लो, उसको आप स्टोर करके आप बेच सकते हो, अब जैसे उसका एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसी प्रकार से जो है अनेक प्रकार के जो भी, जैसे गेहूं है उससे आटा बनेगा, उससे चोकर बनेगा, उससे फिर सूजी भी बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं कि आपका ये फूड प्रोसेसिंग का एरिया होती है। इससे बहुत संभावनाएं होती हैं। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे बता दूं, अगर आपको कोई काम शुरू करना है फूड प्रोसेसिंग के तौर पे, तो आप समझो आप गेहूं है, जैसे कि मेरे गांव में, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे गांव में मेरे क्या होता है कि मेरे पास खेत काफ़ी ज़्यादा है गाँव पे। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि खूब ज़्यादा मेरा गेहूँ बोया जाता है, करीब 2.5 से 3 लाख का रोज हर साल बिक जाता है। तो आप बिक जाता है, उसका रेट क्या है? 20 रुपये आसपास चलता था, क्योंकि MSP तो को मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार MSP भले बोल दे लेकिन MSP मिलती नहीं है वास्तव तौर पे बोलें तो 20 रुपये जाता है। ठीक है, पर केजी। तो अगर 1 कुंटल गेहूँ बेचा तो हमने क्या बेचा? 2000 का रेट बेचा हम लोगों ने। ठीक, तो 1 क्विंटल गेहूँ, तो यानी 20 रुपये केजी जो है ये गेहूँ जा रहा है ये। और उसके बाद क्या मिल रहा हमें? 2.5 से मान लो 2 लाख रुपए मिल रहा, मान लो 2 लाख रुपए का हम लोगों ने प्रॉफिट किया, उसके जो है लागत वगैरह काट पीट के। ठीक, लेकिन अगर इसी गेहूं का मैं एक छोटा सा मशीन लाऊं और मशीन ला करके मैं क्या करूं कि इसी गेहूं को ना बेच करके किसी व्यापारी को, सीधे मैं क्या करूं कि उसी गेहूं को जो है मैं उसको आटा बना दूं। ठीक है, आटा बना दूं और पैक करके मैं उसको बेचूं, तो वही गेहूं आप पैकेट का आटा खरीदो कितने रुपए का मिलेगा? 35 रुपये का मिलेगा।
कितना डिफरेंस आ रहा है? 15 रुपए का। यानी आपने सीधे गेहूं बेचा किसी व्यापारी को, ठीक है, तो क्या आ रहा है आपको? रेट मिल रहा है 20 रुपए। लेकिन अगर आप उसी गेहूं को आप आटा पीस कर बेच दो उसी मशीन के माध्यम से, तो कितना रुपए का? पर केजी 15 रुपए फायदा हो रहा है आपको। कितना फायदा हो रहा है? 15 रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक बड़े टर्म में देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा, अगर इसी गेहूं को अगर आप आटा बनाओगे तो उसमें से एक मशीन में जो, अगर मशीन अच्छी रही तो उसमें जो है फिर चोकर भी निकलेगा। तो इस चोकर की रेट क्या है? 1200 रुपये बोरी। 50 किलो की जो बोरी आती है 1200 रुपये आती है। यानी आपको कितना प्रॉफिट हुआ? सोचो कि आप एक सीधे गेहूं बेच दे रहे थे, 20 रुपये में बेच रहे थे, लेकिन अगर आप उसी को एक मशीन लाया और प्रोसेसिंग के थ्रू जो है आपने आटा बना दिया और चोकर बना दिया, फिर इसमें आप सूजी भी बना सकते हो, ठीक। तो ऐसे कितनी संभावनाएं हैं? बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे मान लो आप चना बेचते हो, चना किस लिए इस्तेमाल होता है? खाने के लिए इस्तेमाल होता है। चने का लोग वो क्या बोलते हैं, बेसन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो अब उसी डायरेक्ट अगर बेसन को बनाकर आप पैकेट में बेचो तो सिर्फ लेबलिंग कर देने से आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, आप देखो उसका दाम बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो यही फूड प्रोसेसिंग है, जिसमें क्या होगा कि जो भी कृषि के प्रोडक्ट्स होंगे, अनाज, मांस, फल, सब्जी, दूध वगैरह, उसको खाने पकाने या स्टोर करने लायक प्रोडक्ट में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उसके अनुसार देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग उद्योग में शामिल होने के लिए कृषि, पशुपालन या मत्स्यिकी संबंधी किसी भी कच्चा उत्पाद है उसको किस में परिवर्तित करना चाहिए? तो मूल भौतिक गुणों में बदलाव आए, बदला हुआ उत्पाद खाने योग्य हो और इसका कुछ जो है व्यावसायिक मूल्य हो। ठीक वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, आटा, गेहूं वाला, चावल वाला, सब उदाहरण दिया, वही उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये बातें आपने समझ ली फूड प्रोसेसिंग में। इसका इस्तेमाल आप लोग क्या कर सकते हो? GS3 का जो टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग का, उसको आप लोग इंट्रो लिखने के लिए कर सकते हो। डेटा बैंक में देखूं, दूध उत्पादन में भारत क्या है? प्रथम स्थान है। और राज्य कौन सा है भारत में? यूपी सबसे इसमें टॉप पे है, ध्यान देना। बागवानी फसल उत्पादन में क्या है भारत? दूसरा स्थान है। बागवानी फसल भी आपका जो है GS3 का टॉपिक है। पिछले सेक्टर में अगर देखा जाए तो 5 वर्षों में इसकी औसत वृद्धि क्या रही है? लगभग जो है 8.3%, बहुत अधिक वृद्धि होती है। और कृषि खाद्य निर्यात में जो है 22% का योगदान देता है। ये डेटा बैंक को आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब आती है कि कृषि के जो प्रोसेस फूड प्रोडक्ट होते हैं उसके निर्यात से हमें क्या लाभ होगा? लाभ क्या होगा? तो लाभ ये होगा कि उसके जो उपयोग वाला समय, जैसे मान लो कि अगर आपने गेहूं को ऐसे छोड़ दिया, उसमें क्या लग जाएंगे? घून लग जाते हैं, ठीक है, कुछ कीड़े लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे मान लो अगर आपने जो है किसी एक चीज़ को, मान लो कच्चा प्रोडक्ट्स है, कोई नाशपाती है, फल है, अगर उसको आपने ऐसे छोड़ दिया तो खराब हो जाएगा। वैसे तो अगर उसको आप प्रोसेस कर लो और प्रोसेस करके अगर उसके आप जो भी उसके जो फूड्स होते हैं, उसका गुदा जो होता है उसका, और उसमें जो रस होते हैं उसको निकाल लो, आप जूस के वगैरह में आप बेच सकते हो उसको स्टोर करके कोल्ड स्टोरेज में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि उसको क्या होता है कि उसका उपयोग है, समय उपयोग, उसको बढ़ाया जा सकता है। खाद्य पदार्थों को बर्बाद होने से रोका जा सकता है। उसका अपशिष्ट बन जाने से रोकने में मदद मिलती है। उसके पोषण मूल्यों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फोर्टिफिकेशन टेक्निक द्वारा विशेष आहार की आवश्यकता के लिए उसमें कुछ विटामिन जैसे तत्व भी शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपका कुपोषण और अल्प पोषण की समस्या निपट सकेगी। रोजगार में वृद्धि होगा। खाद्य प्रसंस्करण में लॉजिस्टिक और कई सारे व्यापार के जो कंपोनेंट होते हैं शामिल होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि रोजगार के अतिरिक्त अवसर होते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपने जो है यहाँ पे, अब कैसे इसको लॉजिस्टिक और व्यापार कैसे शामिल होगा वो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँ। मान लो वही वाला उदाहरण ले लो, गेहूँ को आपने ये क्या किया कि आपको जो है वही बताया ना कि आपको फूड प्रोसेसिंग करनी है गेहूं का, और आप क्या करेंगे? तो आप जो है मान लो गेहूं के लिए आप मशीन लाएंगे ना, मशीन लाएंगे तभी तो आपको जो है आप उससे आटा बनाएंगे या चोकर बनाएंगे, सूजी बनाएंगे। तो मशीन लाए, मशीन कहाँ से आएगी? जहाँ से मशीन बन देंगी, तो वहाँ से अगर मान लो कि डिमांड तो बनाना उसका किसी मशीन का, किसी इंडस्ट्री का, उद्योग इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि उद्योग जो है वही तो क्या करेगा ना, आपको मशीन बना कर देगा। मशीन वहाँ से बन गया, फिर उसको पहुँचाएगा कौन? मशीन आपके यहाँ घर तक। लॉजिस्टिक सेवाएं पहुँचाएंगी, कोई ट्रक वगैरह में या लॉरी वगैरह में लोड करके आएगा, लॉजिस्टिक इन्वॉल्व हुआ, ठीक। इसके बाद मशीन जब ये आपका प्रोडक्ट बना दी, जैसे आटा बना दी और सूजी बना दी, पैक्ड हो गया, उसको फिर कौन ले जाएगा मार्केट में? तो मार्केट में कौन ले जाएगा? तो लॉजिस्टिक ले जाएगी। फिर लॉजिस्टिक इन्वॉल्व हो रही है, लॉजिस्टिक सेवाएं। फिर ये व्यापार जो अगर आप किसी व्यापारी को तो ही बेचेंगे ना आप, फिर बाद में जो आपके आटाज होंगे डायरेक्ट आप तो दुकान किसी बेचेंगे, तो यहाँ पे व्यापार भी इन्वॉल्व हो रहा है। यानी क्या हो रहा है इसमें? इंटीग्रेशन कितना हो रहा है? बहुत ज़्यादा। वैल्यू एडिशन, वैल्यू चेन काफ़ी ज़्यादा हो रही है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत समस्या, अरे इससे बहुत रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, ठीक है। ग्रामीण विकास होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। किसानों की आय बढ़ती है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा, गरीबी में भी कमी आती है। नई नई टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि सनराइज सेक्टर की दक्षता में सुधार होता है। सनराइज सेक्टर किसको बोलते हैं? ऐसे सेक्टर को बोलते हैं जहाँ पे तेजी हो, वृद्धि की संभावना। जैसे कि ये आपका फूड प्रोसेसिंग क्या है? सनराइज सेक्टर है। सनराइज मतलब यहाँ पे जो बहुत सारी अपार संभावनाएं मौजूद हैं,
ठीक है, तेजी से वृद्धि हो रही है और इसके निर्यात से विदेशी मुद्रा आय में भी क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो ऐसे में सरकार ने इसके क्या किया है कि कुछ जो है चुनौतियां, देखो चुनौतियां क्या हुई हैं पहले वो समझो। अब मान लो कि ये तो लाभ हो रहे हैं, लेकिन चुनौतियां क्या हैं? तो भारत में फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर उसका क्या है, अभाव है। और जो भी कई सारे व्यवसाय हैं भी तो वो क्या है, लघु श्रेणी के हैं, मध्यम श्रेणी के हैं। नई नई टेक्नोलॉजी के लिए संसाधन भी नहीं है, तो ये समस्याएं हैं। लॉजिस्टिक संबंधित समस्याएं हैं। लॉजिस्टिक संबंधित समस्याएं क्योंकि जो खाद्य उत्पाद उसका भंडारण और परिवहन के लिए सुविधाएं नहीं मौजूद है। वैश्विक सप्लाई चेन भी उतना दक्ष नहीं है, ठीक है। तो कई सारे खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाते हैं या अधिक मात्रा में उसका प्रोसेस नहीं हो पाता है। ऋण और वित्त पोषण की प्राप्ति में समस्या होती है। नए लोगों का प्रवेश मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्या होता है कि लघु व्यवसाय के लिए बाजार में उत्पाद बेचना भी समस्या हो जाती है, ठीक। गुणवत्ता नियंत्रण और टेस्टिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कई सारे वैश्विक मानक को ध्यान में रखा जाता है, जिससे कि अगर मान लो कि वैश्विक मानक को ध्यान में नहीं रखोगे आप, मान लो ईयू में ऐसे देश में चला गया, यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पे आपके मानक पिछड़ जाएंगे, आपको वापस कर देंगे जो भी, तो लॉस हो जाएगा आपका। ये समस्याएं होती हैं, तो ये चुनौतियाँ हैं। सरकार ने इसके लिए निपटने के लिए क्या उपाय किए हैं वो समझ लो, इसको भी आपको मेंस में लिखना पड़ता है। तो एपीडा बनाया, यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना एपीडा अधिनियम 1985 के थ्रू किया गया, जिसका उद्देश्य यही है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के निर्यातों को हम लोग बढ़ावा देंगे। इसके लिए वित्तीय सहायता देता है, मानकों को तय करता है, पैकेजिंग में सुधार करता है। एमपीडा सरकार ने बनाया समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए। एक क्या है, वैधानिक निकाय है। एपीडा आपका वैधानिक निकाय नहीं है, संगठन है, ठीक है, लेकिन ये समुद्री उत्पाद निर्यात विकास जो है ये क्या है, एमपीडा ये क्या जो आपका जो है वैधानिक निकाय है, जो क्या करता है, समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है। भारतीय पैकेजिंग इंस्टीट्यूट बनाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। ये क्या करता है, फलों और सब्जियों के निर्यात हेतु पैकेजिंग के लिए मानक विकसित करता है। निर्यात निरीक्षण परिषद बनाया सरकार ने। ये सरकार की जो क्या है, ऑफिशियली निर्यात प्रमाणन संस्था है, जो वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। कृषि निर्यात नीति बनाई गई सरकार के द्वारा, जिसमें कृषि निर्यात को वैश्विक जो वैल्यू चेन है उसके साथ इंटीग्रेट करके कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करना इसके लक्ष्य है, इसमें बताया गया, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, आगे की राह जो है, अब क्या, अब सरकार ने कुछ जो पहले शुरू की, ये तो क्या थी कि आपके संस्थागत इंस्टीट्यूशनल उपाय किए गए थे, कुछ सरकार ने इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, लेकिन सरकार ने कुछ पहल की। जो पहल क्या थी, फूड प्रोसेसिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही थी। तो क्या पहल की गई थी वो समझते हैं, ठीक है। तो भारतीय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना ही फूड प्रोसेसिंग में है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना सेंट्रल सेक्टर की एक योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है कि मेगा फूड पार्क बनाया जाए, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन हो और वैल्यू जो एडिशन है उसके वैल्यू जो मूल्य संवर्धन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का, खाद्य सुरक्षा का और गुणवत्ता का जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना हो, ठीक है। पीएमएफएमई योजना यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस स्कीम, इसका उद्देश्य ये था कि जो भी सूक्ष्म जो है खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ उसका अपग्रेडेशन हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है इनिशियली पूंजी प्राप्त हो, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता हो सके, ठीक है। अब इसी के तहत इसी के जो है जो प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ द माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस स्कीम है, इसके एक जिला एक उत्पाद का घटक क्या है कि विशिष्ट उत्पाद क्लस्टर का निर्माण करना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसी का एक घटक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सरकार की किस सरकार की सबसे पहले योजना थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर इस योजना चलाई थी, जिसमें एक जिले को एक विशिष्ट प्रोडक्ट के रूप में, निर्यात हब के रूप में उसको विकसित किया जाएगा, ठीक है, क्लस्टर के रूप में उसको विकसित किया जाएगा एक विशिष्ट उत्पाद के रूप में। और उत्तर प्रदेश में लगभग सभी 75 जिलों में 75 प्रकार के उत्पादों को यहाँ पे चिन्हित किया गया था। उसी योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने लगभग 2018 में शायद ओडीओपी की जो स्थापना की गई थी, मैं करेक्ट हूँ तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, 2018 में। इसके बाद सरकार ने इसकी सफलता को देखा और ओडीओपी को जो है पूरे वैश्विक बनाऊं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू कर दिया, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम है, ठीक है, उत्पादन से संबंध प्रोडक्शन योजना, ठीक है, पीएलआई स्कीम से, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, ये केंद्रीय सेक्टर की योजना है, जिसमें क्या है विश्व स्तरीय खाद्य विनिर्माण चैंपियन बनाना है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय ब्रांड का समर्थन करना है। एक एफडीआई व्यवस्था है, उदार प्रत्यक्ष, इसमें जो ऑटोमेटिक रूट से जो भी एफपीआईज हैं यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, मैंने आपको पढ़ाया था एफपीआई एफआईआई सबको क्वालिफाइड जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबको मैंने पढ़ाया था। एफपीआई के जरिए जो है ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई यानी कि मुंबई वाले रूट से 100% एफडीआई की बात की जा रही है। और जो ई कॉमर्स है, जो खुदरा व्यापार, उसमें
सरकारी मार्ग से यानी दिल्ली वाले रूट से 100% की एफडीआई की बात की गई है। यानी आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जो आपको स्वचालित मार्ग से एफडीआई किस में है, एफपीआई के लिए है, फॉरेन जो आपका एफडीआई जो होते हैं एफपीआईज, ठीक है, एफपीआई के लिए क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई है। और ई कॉमर्स सहित जो खुदरा व्यापार उसमें गवर्नमेंट मार्केट यानी कि गवर्नमेंट यानी दिल्ली वाले रूट से 100% एफडीआई की अनुमति है। सरकार ने इसके लिए जो माल ढुलाई के रेट को कम करने के लिए, सप्लाई चेन में बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाएं शुरू की थी बजट में, 2022 के बजट में या 23 के बजट में, कृषि उड़ान और कृषि रेल योजना, ठीक है, ये बातें होती हैं। ये सारी चीज़ें सरकार ने पहल की। तो ऐसे में हमें आगे की राह में करना क्या चाहिए, आगे की राह में हमें करना ये चाहिए कि हमें कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के स्थान पे व्यापक स्तर पे जो भी फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देना चाहिए, उद्योगों के बीच में संपर्क को बढ़ाना चाहिए, किसान उत्पादन संगठन उसको सीधे प्रोडक्ट की खरीद करके बाजार में मांग को बढ़ावा देना चाहिए, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसके लिए हमें कार्यबल को प्रशिक्षित करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को मजबूत करना चाहिए, गुणवत्ता नियंत्रण की दक्ष व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, ठीक है, भारत और खाद्य संरक्षण आश्वासन प्रणाली को विकसित करना चाहिए ताकि क्या हो कि जो भी भारत से माल निर्यात हो रहा हो विदेशों में उसको प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, वैल्यू चेन को बेहतर किया जाए, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन सुनिश्चित हो ताकि ये सारी चीज़ें क्या हो कि हम वैश्विक स्तर पे जो है क्या हो कि हम लोग जो है कि जो भी अपने प्रोडक्ट्स उसका हम लोग एक तरीके से उसको जो है प्रतिस्पर्धी बना सकें। और सरकारी मॉडल को अपना करके कृषि निर्यात में हम लोग अधिक से अधिक जो है प्रोडक्ट्स उसको शामिल कर सकते हैं, वस्तुओं को तय सीमा पे उपलब्ध करा करके हम लोग सप्लाई चेन मॉडल को विकसित कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। संसदीय पैनल ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से यह कहा कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें बन रही हैं उसकी निगरानी बढ़ाई जाए और जो सड़क निर्माण में खराब गुणवत्ता वाली सामग्री हो उसके इस्तेमाल पे रोक लगाई जाए। तो यहाँ आपको प्रीलिम्स में सवाल क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बन सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि सन 2000 में 100% क्या है केंद्र द्वारा फंडेड है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, ये शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि जो भी पात्र बस्ती हैं उसको हर मौसम में उपयोगी ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी दी जाए। कौन मंत्रालय इसका क्रियान्वयन करता है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका क्रियान्वयन करता है। इसके लिए पात्रता कौन सी है, तो मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक अगर जनसंख्या वाली कोई बस्ती होगी तो वो पात्र होगी। दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाली जो बस्तियां होंगी वो भी इसके लिए पात्र होंगी। अब वित्त पोषण का तरीका जो है, अब ये पहले 100% केंद्र प्रायोजित था लेकिन 2015-16 से इसको संशोधित कर दिया गया और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में केंद्र और राज्य का व्यय 90-10 है और अन्य राज्यों में केंद्र 60% देता है योगदान, राज्य क्या करते हैं 40% देते हैं, ठीक है। ये बातें हैं। इस योजना के 4 घटक हैं, ठीक है। 4 घटक यहाँ पे बात की गई। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी उसका पहला घटक था 2001 की जनगणना के अनुसार जो है ग्रामीण बस्तियों को 12 मासी सड़क कनेक्टिविटी देना था। 2013 में जिसकी दूसरा चरण का इस्तेमाल किया गया जिसमें क्या किया गया कि जो अलग अलग राज्य थे और यूटी थे उसमें कुल 50,000 किलोमीटर के सड़कों में अपग्रेड करने का लक्ष्य शुरू किया गया, ठीक है। अब इसके बाद था कि तीसरे चरण में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित जो भी प्रभावित क्षेत्र थे उसके लिए कनेक्टिविटी योजना बनाई गई, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया कि जो भी वामपंथ उग्रवाद से जिले प्रभावित थे और आसपास उसमें कनेक्टिविटी सुधार की गई 2016 में। और इसका तीसरा चरण जो है 2019 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, जिसमें 1,22,25,000 किलोमीटर की जो सड़कें थी उसको अलग अलग सुविधाओं से जोड़ने के लिए इसको शुरू किया गया, जैसे कि ग्रामीण बस्तियों से ग्रामीण कृषि बाजारों को जोड़ा जाना, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों तक मुख्य सड़कों को कनेक्टिविटी देना, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इसमें शामिल किया गया। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ ये पूछ रहा है, तो यानी प्रीलिम्स का चीज़ तो है नहीं, लेकिन इससे अब लाभ जान लो, आप समझ लो। आवाजाही बढ़ी है लोगों की, कृषि ग्रामीण क्षेत्र के लोग कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए वैकल्पिक अवसर भी मिला है और गाँव के आय में वृद्धि हुई है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, बाजार तक आसान और पहुंच आसान हो चुकी है। तो किसानों को प्रोडक्ट बेचने के लिए नए नए बाजार भी मिले हैं, पारिवारिक आय वृद्धि हुई है, ग्रामीण सड़कें समृद्धि की ओर ले गई हैं। तो इससे क्या हुआ कि आसपास दुकानें बनी हैं, फिर कस्बे बने हैं, फिर इस तरह से जो है वहाँ पे भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा तक बेहतर पहुँच हो रहा है। गाँव की सड़कें महिलाओं को जो है स्वतंत्रता और अन्य विकल्प भी दे रही हैं। लड़कियाँ स्कूल भी जा रही हैं, सुविधाओं का लाभ हो रही हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो रही हैं। और यहाँ पे लेकिन अब यहाँ पे एक बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो वांछित परिणाम प्राप्त करने में क्या चुनौतियाँ आई हैं और समिति ने क्या सिफारिश की है, संसदीय समिति ने। तो ये चुनौतियों को जो है आप लिख सकते हैं, अगर सवाल पूछे तो मेंस में, वैसे पूछेगा तो नहीं पर आप जानना जरूरी होता है। तो सरकार द्वारा राज्य द्वारा कभी कभी फंड नहीं जारी होता है, कई सारे जो राज्यों द्वारा जो भी फंड पर निर्भर जो भी चीज़ें हैं सड़कें हैं वो क्या है कि जर्जर स्थिति में है, ठीक है। तो ऐसे में समिति ने जो सिफारिश की है कि निरंतर फंडिंग की जाए राज्यों द्वारा और उसकी क्या हो निगरानी की जाए और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आपको तालमेल बनाना जरूरी है, ठीक है।
यहाँ बात की जा रही है ग्रामीण जो सड़कों की खराब गुणवत्ता की बात की जा रही है कि क्या है, कई बार जो होती है कि जो गुणवत्ता होती है सड़क की वो नहीं होती है। तो ऐसे में हमें सरकार संसदीय पैनल ने बताया है कि जगहों का गहन मूल्यांकन हो, सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्ती से प्रावधान लागू की जाए। यहाँ बात की जा रही है कि टेंडरिंग और ठेकेदारों से जुड़े मुद्दे भी होते हैं कई सारे, तो लोन टेंडरिंग का तरीका अपनाते हैं, जैसे बहुत कम बोली लगाते हैं, ठेका तो मिल जाता है लेकिन क्या करते हैं वे सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में सरकार ने बोला है कि लोन टेंडरिंग को रोकने के लिए उचित बोली प्रक्रिया को उपाय की जाए, ठीक है, और टेंडरिंग प्रक्रिया को मजबूती से जो है इसको लागू किया जाए और उसका जो है निरीक्षण किया जाए। खराब सड़क निर्माण के बाद का रख रखाव, यानी कि योजना का प्रावधान यह है कि एक सड़क को 10 वर्ष तक अच्छी अवस्था में रहने के लिए डिजाइन करना चाहिए, ठीक है। अगर जो कोई ठेकेदार पालन नहीं करता तो उसके कारण जो है अगर मतलब तो उसको जो है कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता नहीं है। लेकिन अब होता क्या है कि यहाँ पे आप समझो कि ये संसदीय समिति ने सिफारिश की कि योजना के प्रावधानों के अनुसार सड़क निर्माण के 10 वर्षों तक जो सड़क का रख रखाव उसको सुनिश्चित किया जाए और जो ठेकेदार इसका पालन नहीं कर रहा उसको काली सूची में यानी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए उसको, ठीक है, उसको फिर ठेका नहीं मिलेगा। अब यहाँ बात कहते हैं कि जनगणना के पुराने आंकड़ों का इस्तेमाल। अब जो सड़क निर्माण है उसके लिए जनगणना का इस्तेमाल हम लोग कम कर रहे हैं, 2001 का जनगणना का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें यहाँ पे समिति ने सिफारिश की है कि 2011 की जनगणना को आप लोग बेस बनाओ, 2001 का नहीं, ठीक है। और जनगणना के अनुसार जो भी पात्र बस्ती है उसके लिए एक नया घटक शामिल किया जाए। जो भी नई भाई 2011 की जनगणना का जब इस्तेमाल करोगे तो बस्तियाँ बढ़ेंगी, ऐसे में रोड भी बढ़ेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेंगी इसकी योजना के तहत। तो ऐसे में एक नया घटक शामिल करके 2011 की जनगणना को भी शामिल किया जाए और नए पात्र बस्तियों में भी वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी को उपलब्ध कराया जाए। तो ये बातें यहाँ पे की गई हैं और ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग जो है सारे अब क्या बचा है, इकोनॉमिक्स में न्यूज एंड शॉर्ट्स बचा है, यानी हम लोग इकोनॉमिक्स के पूरे सेक्शन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। कल आपकी न्यूज एंड शॉर्ट्स कंप्लीट हो जाएगी, परसों इन्वायरमेंट हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो है हम आपको फरवरी वाला मैगजीन शुरुआत कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।